हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एज अ फैक्ट के रूप में कि तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आप बता देना कि साहब ये महाराष्ट्र में। बाकी इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि चर्चा में क्यों रहा, दूसरा क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे बसा है, साथ ही इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है और इसमें किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। देखो, जो जीव जंतु को लेकर इसमें प्रश्न है ना, उसका मतलब केवल तादोबा से नहीं है। कई बार आप देखना बैक ईयर के यूपीएससी के प्रश्न उठाना, वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किन किन जीवों को वेस्टर्न घाट में पाया जाता है या कहें पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो अगर आप तादोबा को पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसमें जितने भी जीव जंतुओं को आप पढ़ेंगे वो सब वेस्टर्न घाट के ही पार्ट होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो और आप इन्वायरमेंट के जो जटिल से जटिल प्रश्न होते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट के जो जटिल प्रश्न होते हैं ना, पक्षी से रिलेटेड, अभ्यारण्य से रिलेटेड या किसी जीव जंतु से रिलेटेड, यदि आपने उस प्रश्न को करेक्ट कर लिया तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो सामान्य प्रश्नों को केवल हल कर पाए, क्योंकि आपने असामान्य को सही किया। और यही प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी कट ऑफ को इंक्रीज करते हैं, या कह सकते हो कि उस भीड़ से आपको अलग करते हैं जो भेड़ चाल चल रही थी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पे आपको अपनी कमांड शुरू से ही बनानी है। क्लियर? तो आपको ये चीज़ याद रखना है। बात है कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के इस ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को, मतलब जो एक बाघिन होती है टाइगर की, मतलब फीमेल जो टाइगर होती है, उसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया है। उसका नाम है जमुना। ये आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये भी याद रखना है कि उड़ीसा का ही एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। पीछे आपने भीतरकनिका कल की क्लास में पढ़ा था, आपने और भी कई सारे नेशनल पार्क पढ़े थे, है ना, कि मोलम कहाँ पे है, महादेवी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें, काली कहाँ पे। तो आज आपको दो चीज़ें और मिल गई। ठीक है, अब बात आती इसी ताडोबा के बारे में। ये महाराष्ट्र में स्थित है जैसा कि मैंने बताया, और ये राज्य का, ध्यान से देखना, ये राज्य का न कि देश का, ठीक है, ये राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, ताडोबा का क्या मतलब है, अंधेरी का क्या मतलब है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप इसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे झीलें हैं, कॉमन सी बात है कि ताडोबा तो होगी ही, कोलसा होगी और ताडोबा नदी होगी। तो ये फैक्ट भी आपको याद नहीं रखने, आपको बस इतना ही याद रखना कि हाँ, ताडोबा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये याद कर लेना कि राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसमें क्या कहते हैं, कौन सा देश का सबसे पुराना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैव विविधता को लेकर, तो ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि सागौन, सेमूल, तेंदू कहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। कैसे कि आप बताइए इनमें से कौन से पर्णपाती वन हैं, कौन सदाबहार वन है ना, कौन कटीले वन है। तो ये जब ज्योग्राफी की क्लास हम आपको कवर कराएंगे वहाँ आपको पढ़ाएंगे, या इन्वायरमेंट की जब क्लास कवर कराएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप चाहे तो अपने मन के लिए लिख सकते हो कि सागौन क्या है, सेमल क्या है, तेंदू क्या है, ठीक है, या महुआ क्या है, ये याद कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन यहाँ बनेगा प्राणी जात में कि इनमें से कौन कौन पश्चिमी घाट के हिस्से हैं, है ना। तो आपको पता हो कि बार्किंग हिरण, चीतल, चित्तीदार हिरण, सीवेट, सांभर, सीवेट का मतलब स्मॉल इंडियन सीवेट। अब ये जो है ना, ये देख के आपको लगेगा अरे यार ये तो बाहरी हो सकता है कोई, है ना। तो ऐसे फैक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, भालू हो गया, भारतीय तेंदुए हो गए, नीलगाय तो कॉमन सी बात है, हर जगह मिलते हैं, गौर हो गया, ढोल हो गया। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक, तो स्मॉल इंडियन सीवेट आपको दे देगा कि इनमें से कौन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, सामान्य रूप से देखे जाते हैं, और ये नाम आ जाए तो आप कहना हाँ सर ये सही है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है क्या नहीं आपसे नहीं आएगा, बस इतना याद रखना कि उड़ीसा में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोसिया। देखो, एक काम आप और कर सकते हो, जैसे आप अपना नोट्स बना रहे हो ना, ऐसे ही क्या किया करो, एक सिनॉप्सिस का अलग नोट्स बनाओ
और वहाँ पे एक पेज में A4 का जैसे पेपर होता है ना इतना बड़ा, इसको हाफ कर लो। हाफ करने के बाद जो ये इतना टुकड़ा आया, इसमें यहाँ लिख लो टाइगर रिजर्व, और जितने भी टाइगर रिजर्व हुआ करें उनके रोज़ नाम लिखते जाओ। जैसे सतकोसिया उड़ीसा, ठीक है, आपको मैंने बताया सिमलीपाल उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा, मोलम गोवा, महादेई गोवा, काली, है ना, ऐसे सब लिखते जाओ। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक जितने टाइगर रिजर्व हैं एक तरफ, वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ, फैक्ट जो हैं वो एक तरफ। तो ये आपका क्विक रिवीजन में भी काम आ जाएगा। ठीक है, कौन इसको देख रहा है? एनटीसीए। मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि एनटीसीए के चेयरमैन के बारे में बताना, आप में से कई सारे बच्चों ने बताया। कौन है इसका चेयरमैन? इसके चेयरपर्सन होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। अब आप आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी कौन सी एनवायरनमेंट की बॉडी है जिसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री या कहें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि काले बाघों का स्थानांतरण क्या है क्या नहीं। देखो ये जो नाम है ना स्यूडोमेलेनिस्टिक, ये वास्तव में एक लक्षण है आनुवंशिक। इसमें क्या होता है कि जो बाघ होते हैं इनके शरीर पे कई धारियाँ बन जाती हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है ब्लैक या स्यूडोमेलेनिस्टिक बाघ। बाकी आपको नहीं याद रखना है कुछ भी, ना आपसे कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप मत याद रखना कि 24 वयस्कों में से 13 ऐसे हैं, 12 ऐसे हैं। अब यही फालतू के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं, समझ गए? यही आपको नहीं करना है। ठीक, ये फैक्ट आपको बस याद रखना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ही एकमात्र ऐसा पर्यावास मतलब हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब रहने योग्य स्थान, जहाँ ये काले बाघ पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि फैक्ट के रूप में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में, और वहाँ एक ये लाइन इंटरनल डाल देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की क्लास में तो ये मिलेगा नहीं, वहाँ तो आपको बस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। तो जो फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, तो आपको गहराई में इसको याद करना है। ठीक है, तो इस लाइन पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिमलीपाल आपको दे देगा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में अवस्थित है, फिर आपको दे देगा यह एकमात्र ऐसा ये काले बाघों का एकमात्र ऐसा पर्यावास है जहाँ ये पाए जाते हैं। तो आप बता देना हाँ सर दोनों के दोनों फैक्ट सही हैं। ठीक, आपको दे देगा क्या ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, क्या टाइगर रिजर्व है, ये आप देख के बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व देखो, अल्लो हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा वो यहाँ पे उत्तर में ही है कि प्रोजेक्ट टाइगर का ये पार्ट है। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। देखो क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, है ना। आपको अभी हो सकता है लगेगा कि यार क्वेश्चन का जवाब दें कि ना दें, लेकिन अगर आप देना शुरू करने लगोगे ना तो आपकी चीज़ें अपने आप बहुत सारी मेमोराइज हो जाएंगी, क्योंकि आप सर्च करोगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने मन से दो, गूगल करो, सर्च करो, तब दो उत्तर। ठीक है, तो सिमलीपाल के बारे में यही है बेसिक फैक्ट, आपको याद नहीं रखना, बस इतना देखना कि हाँ 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यूनेस्को ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भी शामिल किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कौन कौन सी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें शामिल हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में कौन कौन शामिल है। अब देखो ये जो क्वेश्चन हुआ ना कि बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभ्यारण्य शामिल हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं, ये आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारी जब मैपिंग की क्लास आएगी ना तो वहाँ हम आपको फिर से जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जितनी भी लिस्ट हैं, चाहे यूनेस्को की हेरिटेज साइट हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की साइट्स हो, या यूनेस्को के अंतर्गत जो भी हमारे रामसर साइट्स होते हैं, कहने यूनेस्को के नहीं, रामसर जो साइट्स होते हैं वो, और या फिर यूनेस्को के अंतर्गत जिनको हम कल्चरल साइट डिक्लेयर कर चुके हैं, उनके भी सबको अलग अलग कराएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप ये मत परेशान होना कि हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया तो बायोस्फीयर रिजर्व कैसे पता चलेगा, और उसके मैप भी देंगे। मतलब आप एक तरीके से समझो इन्फोग्राफिक्स मैप होंगे, जैसा कि हमने अपने इस डिस्क्रिप्शन वाले कोर्स में लिख रखा है कि हम आपको सब कुछ कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको याद रखना है कौन सी नदी है, आपको नहीं याद रखना है। पीछे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कोई भी फेमस रिवर बड़े नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरती है। फेमस का मतलब जैसे गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, है ना, ऐसी नदियाँ, या कृष्णा, और एक दो से गुजरती हैं तो अपवाद होते हैं, या ब्रह्मपुत्रा। ठीक, जैव विविधता के बारे में कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कौन कौन होते हैं, आप ज्योग्राफी की क्लास में जाके यहाँ पर लिख सकते हैं, या गूगल पर सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका क्या होगा, फैक्ट मजबूत हो जाएगा।
आगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ से पहले यहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक, बाकी कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जीव नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके नाम याद रखना। ये सब के सब स्तनधारी जीव हैं। स्तनधारी जीव का मतलब ये होता है कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिनके नाखून होते हैं, है ना, ये बेसिक फैक्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना। शरीर में बाल भी होते हैं। ठीक, तो 4 सींग वाले मृग, जायंट गिलहरी, सामान्य लंगूर, बिल्लियाँ, जंगली सुअर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत में जंगली सुअर केवल उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यार, जंगली सुअर तो हमने पढ़ा था उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। आपको दिया जाएगा जॉइंट गिलहरी केवल पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आप कहोगे नहीं भैया, ये पूर्वी घाट में भी पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको दिखने में तो लग रहा है कि ये फैक्ट है, बट ये फैक्ट अपने आप एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे दे देगा ग्रे हॉर्नबिल या पाइड हॉर्नबिल या मालाबार पाइड, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी पूर्वी घाट में, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो सतकोसिया है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसे करके क्वेश्चन आप सिमलीपाल, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ये चीज़ें आप हटा सकते हो। जनजातियाँ कौन सी हैं, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। पवित्र उपवन का क्या मतलब होता है? पवित्र उपवन का मतलब होता है, जैसे आप देखिए, आप लोग पीपल की पूजा करते होंगे, ठीक है, बरगद की करते होंगे, तुलसी की करते होंगे, तो ऐसा ही जहाँ पे एक बड़ा एरिया होता है, जहाँ पीपल के ही वृक्ष होंगे, जहाँ बरगद के ही वृक्ष होंगे, या जिनके पूर्वजों के वृक्ष होंगे, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर किया जाता है पवित्र उपवन। मतलब इनको काटा नहीं जा सकता, ये भगवान तुल्य हैं, है ना, ये चीज़ आप समझिए। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा। अगला हमारा टॉपिक है म्यूल अकाउंट के बारे में। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि म्यूल अकाउंट क्या है, तो आप बता देना म्यूल अकाउंट वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का एक लाइन में मतलब होता है हवाला। हवाला का मतलब क्या होता है? हवाला का मतलब होता है वो पैसा जो सरकार की नज़रों से बचाकर बाजार में उतारा जाता है। ध्यान से सुनना, वो पैसा जो सरकार की नज़रों से बचाकर बाजार में उतारा जाता है। बाजार में उतारा जाने का मतलब कि काला धन होता है। सरकार की नज़र से बचने का मतलब कि उसमें टैक्स नहीं दिया गया, तो जो टैक्स ना दिया जाए वही काला धन। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि काला धन का मतलब होता है जो धन होता है वो काला होता है। ठीक है, अब इसी को कह सकते हो मूर्खता, लेकिन क्या करें, जब अकल नहीं थी तो नहीं थी। तो काला धन का मतलब सीधा सा होता है जिसमें सरकार को टैक्स न दिया जाए। ठीक है, अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे तो काला धन या कहें हवाला, ये बाजार में उतारा जाता है। अब ये बाजार में उतारा जाएगा तो इससे क्या होगा? बाजार में उतारे जाने से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन आएगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार इसीलिए काले धन को रोकती है। आप जब इकोनॉमी की क्लास हमसे पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि काला धन किस तरीके से मुद्रास्फीति को बढ़ाने का एक कारक होता है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने इस म्यूल अकाउंट पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है, या कहें म्यूल अकाउंट पर ध्यान देने की कोशिश की है। ठीक है, म्यूल अकाउंट मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अकाउंट होता है जो उस पर्सन के नाम नहीं होता जो पैसा भेज रहा होता है, बल्कि किसी अन्य के नाम होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है? कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। डर्टी का मतलब गंदी, गंदी का मतलब ये नहीं कि नाली में पड़ी थी। डर्टी का मतलब ये होता है जो पैसा सरकार की नज़रों से छिपाया गया हो, है ना, उसको क्या किया जाता है, कहीं पे इंटीग्रेट किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में, और वहाँ से फिर किसी एक्स के अकाउंट में भेजा जाता है, और वो अकाउंट से फिर अलग अलग लोगों को पैसा भेज के अलग अलग लग्जरी जो एसेट्स होते हैं वो परचेज किए जाते हैं। ठीक है, और इनसे हर चीज़ में बूम आता है। जैसे आपने देखा होगा एक ज़माने में नोएडा में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा परचेज़ की जा रही थी, गुरुग्राम में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा परचेज़ की जा रही थी, और जब बाद में सरकार को पता चला तो पता चला नोएडा हो या गुरुग्राम हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी इन्वेस्ट की गई है। क्यों? क्योंकि रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर दो, बाद में इसका प्रॉफिट होगा। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ, बूम आ गया था, और एक समय के बाद 10 साल के बाद कोई नोएडा में फ्लैट खरीदने को तैयार नहीं था। मतलब जो लोग सोचे थे कि 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जाएगा, वो बाद में केवल 2 करोड़ और 1 करोड़ तक रह गया। ठीक है, तो म्यूल अकाउंट इसलिए खतरनाक होता है। तो अगर सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि म्यूल अकाउंट क्या है, तो आप बता देना कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। तो होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर अपराधी हैं, है ना, उनके बारे में अलर्ट जारी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन आई है कि अवैध भुगतान गेटवे। अवैध भुगतान गेटवे का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है वैध भुगतान गेटवे,
ठीक है। वैध भुगतान गेटवे का मतलब मैंने ऑलरेडी, आप देखना जब आप श्री आईएएस एकेडमी में कोर्स परचेज करते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन वो देता है ना, कि आप गूगल पे यूज कर सकते हो, आप फ़ोन पे यूज कर सकते हो, आप अपना एटीएम कार्ड से पैसा दे सकते हो, आप डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है, क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन ये कौन दे रहा है? इतने सारे ऑप्शन दे रहा है ये भुगतान गेटवे, इसका नाम है रेजर पे। ठीक है, रेजर पे जैसी बड़ी कंपनी क्या कर रही, हमको इतने ऑप्शन दे रही और इसका वो हमसे एक टैक्स लेती है, एक तरीके से एक चार्ज लेती है, 3 से 4%, 2%, सबका अलग अलग अपना होता है। तो आपने मान लो हमको 100 रुपये दिया तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाने के लिए वो हमसे 2 रुपये लेगा प्रति 100 में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भुगतान गेटवे। अब कुछ होते हैं, क्योंकि रेजर पे क्या है, आरबीआई के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो ये तो वैध हो गई, सरकार ने इसको परमिशन दे रखी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अवैध हैं, जैसे पीस पे, आरटीएक्स पे, इनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं म्यूल बैंक अकाउंट का उपयोग करके। तो उसी के बारे में जानकारी, तो बस ये बेसिक आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधि, ठीक है, मतलब गैर कानूनी, यहाँ पे एक शब्द आ सकता है गैर कानूनी, ठीक है, सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। म्यूल, मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है। जैसे आपने देखा होगा नेताओं के जो चौकीदार होते हैं, है ना, या नेता के जो नौकर होते हैं, या रिश्तेदार होते हैं, या दूर का रिश्तेदार होता है, वो नेता के पैसे को इधर से उधर करता है। ठीक है, और यही काम सेल कंपनियां करती हैं। सेल कंपनियां मतलब वो कंपनियां होती हैं जो दिखाने के लिए तो कोई कंपनी होती है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ये श्री आईएएस एकेडमी, श्री आईएएस एकेडमी सेल नहीं है, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे श्री आईएएस एकेडमी है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या श्री आईएएस एकेडमी सेल कंपनी है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे गूगल के, वहाँ ऐप सपोर्ट सिस्टम आप देखेंगे तो वहाँ आपको मेरा पूरा नाम, मेरी पूरी आइडेंटिटी, मेरा पूरा फ़ोन नंबर और मेरी जीपीएस लोकेशन सब वहाँ पे दे रखा है। इवन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे श्री आईएएस एकेडमी तो भी जीपीएस में दे रखा है। मतलब हम एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी हैं, हम एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एकेडमी है। मतलब यदि हमने आपके पैसे के साथ फ्रॉड किया तो आप हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं और हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो हम सेल कंपनी नहीं है। तो सेल कंपनी कौन हुई? जो रजिस्टर्ड तो हैं किसी अन्य कार्य के लिए लेकिन काम कुछ और कर रही। हम तो पढ़ाने का ही काम करते हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। लिखा है सेल कंपनी वह कंपनी जिसका कोई सक्रिय व्यावसायिक परिचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्ति ना हो। कहने को आपने देखा होगा यूट्यूब पे हजारों एकेडमियाँ रोज खुलती हैं, है ना, 10 दिन चलती फिर बंद हो जाती हैं, वो कुछ और करने लगती हैं, तो वो सेल कंपनी के रूप में जानी जा सकती हैं। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कहने का मतलब सिर्फ म्यूल अकाउंट के बारे में आपको बेसिक पता हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक, अगला आर्टिकल है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, ये हमारा सेकेंड लास्ट आर्टिकल है। आपसे ऐसे के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कोट्स के रूप में। बाकी आपको पता हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149 जयंती, जयंती का देखो मतलब होता है जन्मदिन। ठीक है, जहाँ पर आपको जयंती शब्द मिलेगा उसका मतलब होता है जन्मदिन, और जहाँ आपको पुण्यतिथि शब्द मिलेगा उसका मतलब है मृत्यु दिवस या परिनिर्वाण दिवस। ठीक है, कि वो उनका देहांत हो गया। तो कई बार बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि गांधी जयंती के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था या मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना कि जयंती और पुण्यतिथि में डिफरेंस क्या है। कई बार लोग फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं बेचारे की जयंती होती है और लिख देते हैं पुण्यतिथि। ठीक, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद आएंगी। क्या याद आएंगी? आप जब कोई सीरीज कर रहे थे तो वहाँ आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, और वहाँ आपको मिला होगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे थे, है ना। इन्होंने राष्ट्र को एक करने के लिए काफ़ी सारे कार्य किए थे, इसीलिए इनकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मतलब 31 अक्टूबर क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस का मतलब क्या है? एकता, अखंडता और समावेशिता, मतलब भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना। इन्हीं को एकता के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने 562 या कह सकते हो 572 या कह सकते हो 582 रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि किस सन को मनाया गया, किस परिवार में इनका बर्थडे हुआ। ठीक है, आपसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनकी उपाधि क्या थी, तो लौह पुरुष,
ठीक है। सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? बारदोली सत्याग्रह में, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। महात्मा गांधी जी के साथ ये जुड़े थे, कहाँ से जुड़े थे? खेड़ा सत्याग्रह से। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। अब आपको सीक्वेंस पता हो कि चंपारण हो, अहमदाबाद, मिल मजदूर हो या खेड़ा हो, इनका सीक्वेंस क्या, ये मॉडर्न में पढ़ते हो। बारदोली 1928 में आंदोलन हुआ था, हालांकि ये पहले से ही चल रहा था, लेकिन बाद में इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व दिया था और इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, इसलिए इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? तो आपको पता है कि इनकी काफ़ी सारी भूमिका थी। खासतौर पे 1931 के कांग्रेस के 46 अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और यही अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों या मौलिक कर्तव्यों की बात हुई थी और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि चलो ठीक है, अब जो कांग्रेस है वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। बाकी नमक सत्याग्रह के बारे में आपको पता है, धरसाना के बारे में आपको पता है, दांडी मार्च के बारे में आपको पता है। मॉडर्न इंडिया, देखो ये सब मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग को बस मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ जीएस के फाउंडेशन कोर्स में आप कवर कर रहे होंगे या कहीं कवर कर चुके होंगे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। रियासतों का एकीकरण, देखो 562 यहाँ लिखा है, कई जगह 572 लिखा होगा, कई जगह 582 लिखा होगा, तो आप पागल मत होना, आप कहना ठीक है जो मर्जी है, क्योंकि आपसे ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि 62 थी कि 72 थी कि 82 थी। ठीक है, तो आपको ये पता हो। 1947 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था उसके अंतर्गत स्वतंत्रता की बात की थी। सिविल सेवाओं में इनकी मुख्य भूमिका थी, इसीलिए इनके नाम पे क्या रखा गया? स्वप्ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में स्वप्ना की स्पेलिंग बताना, ठीक है, और स्वप्ना का फुल फॉर्म बताना। लबसना का भी लोगों को नहीं पता है। लबसना के बारे में लोग ना, लबसना की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? ऐसे, लबसना, पता ही नहीं है उनको लबसना की स्पेलिंग। भैया लबसना का मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, समझ गए? स्वप्ना का मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई अरे हम क्यों बता रहे हैं, आपसे पूछा ना, आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। यहाँ पे संरक्षक संत के बारे में कहा गया, बेसिक चीज़ें, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपको पता ही है, क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि किस किस समिति के अध्यक्ष थे? तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था, हालांकि ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बट अब ये शायद इससे भी ऊंची प्रतिमा, जहां तक मुझे पता है, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बनाई जा रही है, जहां तक मुझे पता है ना, इससे ऊंची वो होगी, शायद 214 के आसपास है वो, है ना, तो वो हमें इतना नहीं याद रखना है। बाकी आपको याद नहीं रखना है, 8 अजूबों की सूची में शामिल है कि 6 में, आपसे नहीं पूछेगा। अगला और लास्ट आर्टिकल है आयुर्वेद दिवस के बारे में, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना पता हो कि 29 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, बस इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। आयुर्वेद नवाचार का मतलब कि आयुर्वेद में भी अब इनोवेशन लाना। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी आप एंशिएंट हिस्ट्री जब हमसे पढ़ते हैं, वहाँ पे भारत के वैज्ञानिकों के बारे में, भारत के औषधि वैज्ञानिक या कह सकते हो डॉक्टर्स के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें चरक और सुश्रुत का जिक्र आता है, वाघभट्ट का भी आता है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि इनकी चरक संहिता, इनकी सुश्रुत संहिता है, जिसमें उपकरणों की बात की गई है, जिसमें औषधियों की बात की गई है ना, ये चीज़ें वहाँ आपको पता हो। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। धनतेरस के बारे में आप जानते हो, धन्वंतरी के रूप में इनको मनाया जाता है, ये आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, महानतम चिकित्सक थे धन्वंतरी, इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन सोना खरीदो या ना खरीदो, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जाकर उसको एक बार शुभकामनाएं दो कि हम आपके कारण यहाँ पे धरती में जीवित रहे हैं, है ना। और कायदे से मेरे हिसाब से धनतेरस को डॉक्टर दिवस के रूप में घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा कि ICD-11 क्या है क्या नहीं है, ये बस पढ़ने के लिए है ना। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसकी गहराई में इतना मत जाइए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अब मेरी बातें तो समझ में आ गई, कल की क्लास में हमने आपसे कई क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो क्या था? वो यही था कि साहब राज्यसभा को लेकर, ठीक है, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें दल बदल क्यों नहीं लागू होता, कहा था हमने, या लागू होता है कि नहीं होता है? तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें दल बदल का कानून लागू नहीं होता। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं लागू होता।
इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। मतलब राज्यसभा का जो चुनाव है वो सदन के बाहर की एक्टिविटी है। सदन के बाहर की एक्टिविटी, सदन के बाहर की एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? सदन के बाहर की एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? बाहर होता है ना, जनता करती है डायरेक्ट, ठीक है, और कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। भले इसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन विधायक तो होते हैं ना विधानसभा के, तो वो तो करते हैं। तो ये चुनावी प्रक्रिया है और ये सदन के बाहर की प्रक्रिया है, ठीक है, होती भले सदन के अंदर है, लेकिन ये है सदन के बाहर की प्रक्रिया। सदन के बाहर का मतलब क्योंकि चुनाव प्रोसेस है, अभी वो चुन के नहीं आया है, ठीक। तो जब चुनाव प्रोसेस है, बाहर की प्रक्रिया है, तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, तो इसमें दल बदल लागू नहीं होता। जैसे छोटी सी बात है, अब कोई व्यक्ति अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी में था, ठीक है, लेकिन उसने सोचा कि यार इस बार हम जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2024 का, वो हम कांग्रेस से लड़ेंगे, तो क्या उसके ऊपर आरोप लग जाएगा, दल बदल लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। कब तक? जब तक वो जीत के ना चला जाए सदन में। अभी तो बाहर ही है ना, तो अभी नहीं लगेगा उस पर, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे है। आपको ये बात ना समझ में आ रही हो तो रट लेना, फिर भी ना समझ में आए तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके बैक में जाके देख लेना, और इसके अलावा ना समझ में आए तो छोड़ देना, क्योंकि मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो राज्यसभा का चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा होता है, सदन के बाहर की प्रक्रिया होती है, इसलिए राज्यसभा में क्या दल बदल नहीं लागू होता। एक और चीज़, दल बदल नहीं लागू होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर पार्टी की विहिप काम नहीं करती। विहिप का मतलब पार्टी का निर्देश काम नहीं करता। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या एक और ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पे विहिप काम नहीं करता? तो जी हाँ, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ पर भी विहिप काम नहीं करती। मतलब पार्टी भले कहे कि तुम द्रौपदी मुर्मू को वोट देना, और पार्टी को लगे कि नहीं यार द्रौपदी मुर्मू को वोट ना देकर हम यशवंत सिन्हा जी को वोट देंगे, ठीक है, तो उनको भी दिया जा सकता है। इसलिए देखना, आप जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव हो रहा था तो इसमें कई सारे ऐसे इंडिया अलायंस के भी सदस्य थे, नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना था, ठीक है। वो चाहते तो विपक्ष के कैंडिडेट को चुन सकते थे, लेकिन उनको नहीं चुना था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों जगह व्हिप नहीं जारी हो सकती। अब यहाँ पे एक बात कि जब राज्यसभा में, ठीक है, दल बदल नहीं लागू हो सकता, तो क्या उन विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? तो उन विधायकों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन नैतिक कार्रवाई हो सकती है। मतलब पार्टी अपने जो पार्टी का हाई कमान है वो उन विधायकों से कहेगा कि भैया तुम अपनी स्वेच्छा से सदस्यता खो दो, या सदस्यता समाप्त कर दो, या पार्टी छोड़ दो, ठीक है, नैतिक रूप से। और वो जब पार्टी छोड़ देते हैं तो क्या किया जाता है, फिर उनका खत्म हो जाती है सदस्यता। क्लियर हो गई बातें? एक और बात, क्या स्पीकर के पास राइट नहीं होता है? तो स्पीकर के पास बस इतना ही राइट होता है, कितना? इतना ही राइट होता है कि वो उस सदस्य से ये कहेगा उसके बाद कि बाबू तुम स्वैच्छिक रूप से इस पार्टी की सदस्यता छोड़ दो। समझ गए? तो ये बातें क्लियर हो गई कि राज्यसभा की जो क्रॉस वोटिंग की जो प्रक्रिया है, क्रॉस वोटिंग का जो चुनाव है, उसमें दल बदल का अधिनियम लागू नहीं होता। ये क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि हिमाचल में आपने हर्ष महाजन को लेकर देखा होगा कि कांग्रेस के 4 कैंडिडेट ने वोटिंग उनके पक्ष में कर दी थी, ठीक। अब एक और बात कि भारत में पहली बार ये क्रॉस वोटिंग का कॉन्सेप्ट कब आया था, कब हुआ था? तो 1969 में, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपने देखा होगा। बाकी आपको यहाँ पे याद कुछ भी नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें? तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी थी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में आया होगा सदन के बाहर है ये चुनाव आयोग है, अगर ये अंदर होता तो अंदर का मतलब ये है कि जैसे कोई विधेयक आया, ठीक है, अब उस विधेयक पे डिस्कशन होना है, तो वो क्या हुआ, वो सदन के अंदर की बात है, वो सदन के अंदर ही सब होगा, उसमें चुनाव आयोग का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। तो उस विधेयक को लेकर विहिप जारी की जा सकती है, और उस विधेयक के खिलाफ अगर किसी ने वोट कर दिया, विहिप जारी होने के खिलाफ किसी ने वोट कर दिया, ठीक है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मतदान सदन के अंदर है कि बाहर है। तो अगर शब्दावली ये आ जाए कि मतदान सदन के अंदर नहीं होता है इसलिए इसमें लागू नहीं होती, तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें मतदान सदन के अंदर नहीं होता, सदन के बाहर होता है,
ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई, आपको पीछे के जो फैक्ट थे, पीछे के जो क्वेश्चन थे वो पसंद आए। साथ ही हमने आज आपसे जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे उनका आप जवाब देंगे और फिर हम आपको उनको भी नेक्स्ट क्लास में कवर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर इसी तरह से करंट अफेयर्स कवर करें ताकि हम आपको बेहतर से और बेहतरीन बना सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे, या कहें 4 नवंबर के दिन, क्योंकि 3 नवंबर कल है और कल को संडे, और संडे को आपको पता है क्लासेस नहीं होती हैं, क्योंकि ये हमारी सीरीज मंडे से सैटरडे के बीच में शाम को 6 बजे यूट्यूब पर पब्लिश होती है और पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, तो संडे को ऑफ रहेगा। तो संडे, एक चीज़ और बताऊं, संडे को ऑफ रहने का मतलब ये नहीं है कि संडे के आर्टिकल हम नहीं कवर कराएंगे। संडे के आर्टिकल ऑलरेडी आपके मंडे के आर्टिकल में मिक्स होंगे। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।